नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर। ये एक YouTube की सीरीज़ है जिसमें आने वाले 8-10 दिन में हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो PYQ में बहुत बार बार पूछे हैं विथ कंसेप्ट हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सभी के लिए यूज़फुल होगा। आप अच्छी तरह से इन शॉर्ट टाइम 30 to 40 मिनट्स का ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में वट एवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर वी आर गोइंग टू लर्न इन डीप। जनरली जो बेसिक्स कंसेप्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छी तरह से होना चाहिए, फॉर्मली प्रॉपर होना चाहिए, तो वही चैप्टर से हम सभी सॉल्यूशंस प्रॉपरली कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू आर ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। अच्छी तरह से आप पढ़ाई किया है एक साल में तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। तो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्ज़ाम में प्रॉपर होना चाहिए। आपका हौसला अच्छा है तो आप प्रॉपरली कर सकते हैं। ऐसा ही कि किसी का तैयारी होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर साल भर में पढ़ाई किया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो बहुत किया है लेकिन आता नहीं है। जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये याददाश्त आता नहीं है, कमज़ोर होता है। सभी के साथ ऐसा होता है। डरने वाली कुछ बात नहीं होती है। जस्ट यू हैव टू कीप योर टेम्परामेंट जो होता है, जैसे टेम्परामेंट आपको लूज़ करना नहीं है। एग्ज़ाम में प्रॉपरली हर एक क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, प्रॉपरली अच्छी तरह से एनालाइज करना है पेपर को और अच्छी तरह से लिखना है। तो हौसला आपको कायम रखना है। सो हौसले से मेरे को एक लाइन याद आती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला आपके पास होना, कायम होना ज़रूरी है। तो उस हौसलों को बुलंद करने के लिए मैं आपके पास एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका जो इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे रिपीटेडली दे आर आस्किंग इनटू अगेन एंड अगेन। जैसे कि 10 साल या 15 साल के पेपर को एनालाइज करके मैं आपको थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको एक याद रखना है कि प्रॉपरली कंसेप्ट कैसे आपकी क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक 10-15 मिनट में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या होता है वो नेचर मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल कोई भी हो आप प्रॉपरली उसको डील कर सकते हैं, ये सबको पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द योर चैप्टर नेम इज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको पता है कि चैप्टर पॉलिनोमियल से लेकर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक ये अलजेब्रा का सेक्शन होता है और उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का होता है और विथ ऑप्शन अगर हम कंसिडर करेंगे तो 6 to 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही सिंपल लेसन है, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो जस्ट इसको हम रिवाइज क्या क्या हम इस लेसन में है हम इस इन डेप्थ अभी बहुत प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। पेयर यहाँ पर दिया है कि पेयर है, मतलब ऐसे 2 लीनियर इक्वेशंस आपको लेके उसका पेयर के बारे में कंसिडर करना है, 2 इक्वेशंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस वगैरह क्या होता है। बेसिकली आपको पता है पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारा हुआ है कि लीनियर मतलब होता है जिसका जो वेरिएबल से उसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। जिसका डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री 3 होता है क्यूबिक इक्वेशन होता है। सो जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म इज नथिंग बट x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या है, अगर ए बी अगर 0 होता है तो ये इक्वेशन 2 वेरिएबल का नहीं रहता है। तो इक्वेशन 2 वेरिएबल का अगर नहीं रहेगा तो हमारा जो यहाँ हमने बोला है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वो नहीं बचेगा। सपोज दैट्स वाई यहाँ पर कंडीशन है ए बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब जो ये ए बी सी जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर से होना चाहिए, बट ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सपोज अगर 0 होता है तो क्या होता है, सपोज हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह हमने पुट किया, ए की जगह पुट किया
तो 0 हो गया, x 0 हो गया, मतलब ये इक्वेशन जो बाकी बना है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाकी है, इसलिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि identify the following equations, which are equations are linear equation or not. So there are 4 options are given that and we have to choose that. So for example, suppose अगर आपको आता है तो suppose 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. So what must it understood that in the linear equation, linear word is given that linear means there are the power of the variables और degree of the variable must be 1. अगर उसका डिग्री 1 है तभी आपका वो linear equation है. So in this case आप both variables आप देख सकते हैं, x का पावर 1 है, इसका भी 1 है. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको डिस्कस यहाँ पर करूँगा, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर सपोज मैं लिखता हूँ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई इज इट अ लीनियर इक्वेशन और नॉट. So why it is a linear equation or not? You have to identify first the degree of the variable must be 1. So अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो x जो है वो डिनोमिनेटर में है और y also डिनोमिनेटर में है. अगर इसको हम ऊपर कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है? Therefore ये x यहाँ पर कोई नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है. अगर ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो x रेज़ टू -1 हो गया, यहाँ पर होता है y रेज़ टू -1 इज इक्वल टू 7. इसका मतलब है कि इसका डिग्री जो हो गया है -1 हो गया है. और अकॉर्डिंग टू हमारे डेफिनेशन क्या है कि डिग्री आपका 1 होना नहीं चाहिए. सो ये आपका इक्वेशन नहीं है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. ऐसे ही कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि √3x है प्लस √2y इज इक्वल टू 10 ऐसा दिया है. बहुत सारे बच्चे अंडर रूट को देख के डर जाते हैं कि ये ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ए आपका रियल नंबर में होना चाहिए, रियल नंबर में ए रूट होता है. तो लेकिन यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का पावर 1 होना बहुत जरूरी है. तो वेरिएबल्स का पावर यहाँ पर 1 है, इसलिए आपका ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. तो आपको ऐसे 3-4 इक्वेशंस दिए जाएंगे और 3-4 इक्वेशन में आपको देखना है कि ये आपके लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. दैट्स इट. तो ए बेसिक कंसेप्ट है, जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है. सो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ए जनरल फॉर्म आपका है. ना हमको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेयर होता है इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो कंसिडर करते हैं कि पेयर मतलब 2 इक्वेशन लेना है. ऐसे अगर 2 इक्वेशन लूँगा तो मेरे को इसको नेम करना पड़ेगा. ए कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, 2 आएंगे. सो सेम अगर 2 इक्वेशन आएगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द पेयर. आप पेयर बोलते हैं इसको, बहुत बार इसको सिस्टम भी बोलते हैं. आपको वर्ड याद रखना है, कभी कभी बोलते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन. सिस्टम भी बोला जाता है, उसको पेयर भी बोला जाता है. जनरली याद करना है आपको 2 वर्ड यहाँ पर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये 2 इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है. तो आपको सॉल्व करना होता है कि वो कैसे. आपको सॉल्व करने के लिए मेथड्स अलग अलग है, लेकिन नॉर्मे कभी कभी वर्ड अलग अलग यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं. सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बोथ आर द सेम. उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. So these are the both the standard form of the linear equation in 2 variables. Okay. Now ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें. नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं और उसका मतलब पर्पस क्या है, क्या क्या होता है. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है. सॉल्यूशंस निकालना मतलब जो आपके वेरिएबल्स x y यहाँ पर दिए हैं वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के वैल्यू, ऐसे वैल्यू आपको फाइंड करने हैं ऐसे दोनों इक्वेशंस के जो उसी इक्वेशन को जाके सेटिस्फाई करें. सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि दोनों साइड में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है. कोई भी इक्वेशन होता है तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए. अगर दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल होते हैं तब हम बोलते हैं कि ए जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब एक्स एंड वाई के जो भी वेरिएबल्स के वैल्यूज हमने निकाले हैं वो सेटिस्फाई करें, तो इसका मतलब वो क्या आपके उसके सॉल्यूशन है.
तो हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। जैसे कि देर आर टू मेथड्स आर देयर इंपॉर्टेंट, means one is the graphically and one is the algebraically. There are two methods in that way we are solving the linear equation. और देखेंगे हम बाद में। पहले तो ए आपका हो गया लीनियर इक्वेशन, मेथड्स क्या हो गए, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जनरली जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं 100% जो लीनियर इक्वेशन है इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। बहुत बार मैंने PYQ में देखा है कि 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आते हैं, तो वो कैसे उसको टैकल करना है उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो थ्योरी बताऊंगा क्या क्या है प्रॉपरली, वो बाद में आपको याद रहना चाहिए कि। लेकिन इसमें 100% 5 मार्क का तो एक बनेगा, अदरवाइज 3 या 2 मार्क के ऐसे आपके स्प्लिट करके चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, इतना है। नाउ हमारे पास जो यहाँ पर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। व्हाट आर द मेथड्स आर देयर? So method, there are two types of methods are there. One is the graphical method and other is the graphical method and second method is the आपका है algebraic method. So there are two types of methods are there. Methods for solving the linear equation. Methods for solving linear equation in two variables. Okay. There are two methods. First of all the graphical method. I will discuss first of all the graphical method. It is very important method. अभी ग्राफिकल मेथड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड के एग्जाम में। आप PYQ जिसका अच्छा एनालाइज किया है उसको पता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना होता है, ए में फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, ये आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि आपके लिए ग्राफ निकालना जरूरी है। जो भी 2 इक्वेशंस आपको दिए जाते हैं तो ग्राफ निकालना इंपॉर्टेंट होता है। अभी ग्राफ क्या है, तो सपोज आपके पास ये इक्वेशंस आपके दिए हैं, इक्वेशन दिए हैं, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जरूरी होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है आपको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। और जो भी हम लाइन बनाएंगे, जो दोनों लाइन, एक इक्वेशन का एक लाइन आएगा दूसरी का 2 आएगा, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को वो आपका सोल्यूशन हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि कैसे कैसे होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल लेके बताऊंगा उसका, जो बहुत बार पूछते हैं एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड आपका है कि कोई भी 2 इक्वेशन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास होते हैं। नाउ ग्राफिकल मेथड में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है, मतलब आपके लाइन कंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, पैरेलल लाइंस कब होते हैं, उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होते हैं, ये हम पहले एक टेबल के थ्रू पहले अंडरस्टैंड करेंगे। सो हमारे पास पहला जो पार्ट है, आपके सामने यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखे हैं हमने, a1x b1y। सो इसका अगर हम रेशियो लेते हैं, रेशियो के ऊपर बहुत डिपेंड है। रेशियो मतलब a1 b1 c1, ये जो वैल्यूज है आपकी कोएफिशिएंट है, मतलब जो भी इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट है। अगर फर्स्ट केस ऐसा है, अभी बहुत बार क्या हुआ है कि बहुत बार पूछा गया है कि these are the 2 simultaneous equations are given that and check whether it is a solution or not. Sometime they are given the values of x and y. Sometime क्या बोलते हैं कि find the value of k if the lines are consistent lines. अगर lines consistent है या line parallel lines है, it has a unique solution है, तभी आपको बहुत बार इक्वेशन आपको बार रिपीट करते हुए एग्जाम में देखते होंगे। इसलिए आपको ये रेशियो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेशियो प्रॉपरली यहाँ पर याद रखना है। अगर देखो पहला जो कंसेप्ट है यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन लाइंस आर कंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं कि कंसिस्टेंट लाइंस होते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। उसका एक ही सॉल्यूशन होता है जो उसको बोलते हैं कि हम यूनिक सॉल्यूशन है।
अगर दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं होते हैं तो लाइन कंसिस्टेंट होती है और उसका यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है दीज आर दी टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन यू मस्ट नो दैट द रेशियो। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रेशियो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएंगे। तो मतलब क्या करेंगे, यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर द टू इक्वेशंस आर गिवन, वी हैव टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड चेक दैट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 आर इक्वल टू और नॉट। और इसके हम कंक्लूड करेंगे कि ये आपके है क्या नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकली ये आपका कंसिस्टेंट लाइन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकली अगर हम इसका ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ग्राफिकली इसका क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। पहला ए केस, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो मतलब सभी रेशियो के वैल्यू एक दूसरे को इक्वल आते हैं, तो आपके ये लाइंस कैसे हो जाते हैं आपको देखना है। ठीक है, तो ये लाइंस हो जाते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। इसका मतलब होता है कि ये कंसिस्टेंट लाइंस नहीं है, इनकंसिस्टेंट लाइंस है। और इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इज देयर, मेनी सॉल्यूशन। ओके, एंड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। अभी कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, अगर ग्राफिकली मैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन को अगर मैं इसको करूँ तो ये दोनों लाइन है एक ग्राफ के ऊपर एक दूसरे को क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट में। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये आपका ग्राफ है और यहाँ पर दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करें तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा कोइंसिडेंट लाइन जो होती है, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर आ जाते हैं। एक लाइन है दूसरे लाइन के ऊपर, सपोज ऐसा केस हो सकता है कि सपोज आपको दो इक्वेशन दिया है कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा बार बार वही आ रहा है, तो अगर दोनों पॉइंट हम अगर सेम ही प्लॉट में प्लॉट करेंगे तो बार बार एक, सपोज ये आपकी एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन हो गया और दूसरा एक हमने ऐसा एक लाइन हो गया, दूसरे इसके ऊपर ही आ रहे हैं। अगर पहले लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ रहा है, इसका मतलब एक जो दो लाइन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब हर एक पॉइंट जहां पर भी वो टच कर रही है एक दूसरे को, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक सॉल्यूशन इसका जो पॉइंट होता है वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सो इसलिए ये जो कोइंसिडेंट लाइन को हम क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछे कि अगर लाइन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है क्यों फाइंड करो वैल्यू, के का वैल्यू क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि के का वैल्यू फाइंड करो और दिया जाता है कि इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इट हैज़ अ नो सॉल्यूशन। तो तीसरा केस हमारे पास है कि इट हैज़ अ नो सॉल्यूशन, वो क्या होता है हम बाद में देखेंगे। तो आपको समझ में आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है और उसका जो रेशियो आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट लाइंस उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। यहाँ पर जो है कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है। तीसरा यहाँ पर है कि आपका रेशियो यहाँ पर जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो इस केस में आपको जो लाइंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो मिलती है कैसे, इसका सॉल्यूशन जो होता है नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपको मिलता नहीं है। और यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपको जो लाइंस है पैरेलल लाइंस मिल जाती है। यहाँ पर बोलते हैं कि हम पैरेलल लाइंस से, मतलब ये रेशियो आपको याद रखना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अगर सपोज यहाँ पर यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखें तो सपोज एक लाइन है, हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट किया यहाँ पर, दूसरी जगह पर दूसरा लाइन ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइन को पैरेलल हो गए, मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट हैज़ अ नो सॉल्यूशन। वी नो दैट सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन को इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पर एक पॉइंट में हो रहा है यहाँ पर हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका एक यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। थर्ड केस में आपका क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है, इसलिए इसको कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। सो इट हैज़ अ नो सॉल्यूशंस, इसको ऐसे बोला जाता है।
तो बहुत प्रॉपरली याद रखना है कि क्या क्या 3 कंडीशन हमने देखा है। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन एंड देयर है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, सभी रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आते हैं। और तीसरा केस है पैरेलल लाइंस, देयर इज नो सॉल्यूशन। कंडीशन आपको याद रखना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन दिस इक्वेशंस आर गिवन, देन फाइंड द 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जनरली बनता है। कभी कभी MCQs में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो मेथड्स यहाँ पर हमने यहाँ पर लिए हैं। तो ये 3 मेथड्स आपको बाय हार्ट करना है, याद ही रखना है, आपको पता ही होगा। आई होप दैट आपको ये सब याद आएगा एग्जाम के दिन। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते ही है। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसके कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी आता है कि सॉल्व दिस 2 लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, बोलते हैं क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्व करने का मतलब है कि आपको ग्राफिकली पूछा है। तो हमने अभी देखा कि ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन जो बनते हैं, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर आपको यहाँ भी बताया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन सेक्शन डी में आपको पूछा जाएगा। तो वो कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइंस आपको दिया हुआ है, कोई भी 2 लाइंस आपको अगर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइंस में यहाँ पर देख रहा हूँ, लाइंस कोई भी सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट आपको लाइन दिया है। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। और आपको बोला कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अभी 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनता है और 3 मार्क का भी एक ग्राफिकल में कैसा आता है। अगर वो बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो सिंपल है कि इसके आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, मतलब इसको x का वैल्यू पुट करेंगे, y का पुट करेंगे, एक कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती, जनरली आपको टेबल जो होता है टेबल के लिए मार्क होते हैं। तो मैं आपको ये प्रॉपर करके दिखाता हूँ कि इसके आपके मार्क नहीं चाहिए। ग्राफिकली क्वेश्चन आता है तो आपके मतलब आपके मार्क है वो बिल्कुल भी यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होना, जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए देखो 3 मार्क के लिए आएगा तो आपको इतना ही बोलेंगे कि सॉल्व दिस बाय ग्राफिकल मेथड। 5 मार्क के लिए क्या आएगा, सॉल्व दिस बाय दिस मेथड बाय ग्राफिकली एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 2 लाइंस। मतलब वहाँ पर ट्राइंगल बनता है, कोई भी शेप अगर उस 2 लाइन के बीच में बनता है विथ x एक्सिस विथ y एक्सिस। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है आपको, x एक्सिस के पूछा है या y एक्सिस पे एरिया बाउंड करता है वो पूछा, आपको देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के लिए एक, 5 मार्क के लिए एक। बहुत बार पूछा है, लास्ट एग्जाम में भी पूछा था, लास्ट जो आपका 24 में हुआ है ग्राफिकली, और उसके पहले भी पूछा है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको करना क्या है। अभी हमको एक पहला हमारा लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हमको टेबल फॉर्मेट में ऐसे लिखना होता है। तो ये टेबल फॉर्मेट यहाँ पर आपका x और यहाँ पर y है, और अब में इसमें आपको कोई भी वैल्यूज आपको पुट करना है x और y का। तो जनरली आप सभी को पता है कि इसका हम x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। सपोज x को 0 किया और यहाँ पर y को 0 किया, x को 0 किया तो इसका वैल्यू अगर मैं इस जगह 0 पुट करता हूँ तो x कितना आएगा, यहाँ पर सपोज x को 0 किया तो y कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर y को 0 किया तो x कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये टेबल हो गया, इसके लिए सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला टेबल। लेकिन इस केस में क्या होगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसको थोड़ा सा आपको रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि मैंने कितना कैलकुलेशन किया, उसके लिए मार्क्स नहीं होते हैं जनरली। कैलकुलेशन के लिए इस टेबल में मार्क नहीं होते हैं, इसको आधा मार्क ऐसे दिया जाता है जो पेपर चेकिंग का सिस्टम है। तो यहाँ पर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, क्लियर। अगर सेम टेबल में यहाँ पर बनाऊंगा तो यहाँ पर आपका x के क्या देखो वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। अभी एक माइंड में कैलकुलेट करना है कि अगर ये नंबर डिवाइड होता है प्रॉपरली, अगर हम 0 लेते हैं तो लेना है, अदरवाइज आप दूसरी वैल्यू भी ट्राई कर सकते हैं। वैल्यू ऐसे ट्राई करना है जो आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, मिनिमम 9 तक 8 तक, इतना ज़्यादा वो वेरिएबल देख के आपको चेक करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं x को 0 करता हूँ तो क्या आता है, x को 0 किया 3 इंटू 0 हो गया 0,
तो -2y इज इक्वल टू 4 बचा, तो ये डिवाइड होके जाता है, तो x0 मेरे को चलेगा, ठीक है, x0 हो गया। अगर मैं x0 किया तो ये -2y इज इक्वल टू 4 हो गया, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये डिवाइड होगा -2 से, 2 2 जा 4, तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 -2। क्लियर। अभी सेकेंड केस में अगर मेरे को y को 0 करना है, अगर मैंने y को सपोज किया तो 0 अगर इसको करता हूँ तो ये हो गया 0, लेकिन 3x इज इक्वल टू हो गया 4, और x इज इक्वल टू 4/3 होता है, तो ये हम पुट नहीं कर सकते। तो इसको अगर डिवाइड करके आपका अच्छा कैलकुलेशन है 4/3 को फिर भी डिवाइड करके आप पुट कर सकते, इट्स योर चॉइस, नो इशू। बट आपको ऐसे y को अभी वैल्यू लेना है तो, या x को ऐसी वैल्यू लेना है जो आगे आके यहाँ पर क्या कर सके, डिवाइड कर सके। जैसे कि 0.5 में भी आप कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। यहाँ पर सपोज 1 लिया, y को 1 लिया तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 1 जा 2। क्लियर। सपोज माइंड में ये सब कैलकुलेशन आपको करना होता है। 2 1 जा 2 हो गया, ये 2 हो गया, इस साइड गया तो प्लस होता है 6 हो गया, ठीक है। तो 6 होगा तो ये 6 के 3 के मल्टीपल में है, तो ये डिवाइड हो सकता है जनरली। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, y को 1 लिया, 1 लिया तो 2 1 जा 2, ये 2 हो गया, ये -2 है, इस साइड जाएगा तो +2 होगा, और 4 + 2 6 हो गया, 3x इज इक्वल टू 6 आता है, और x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 आता है, तो x कितना है आपका 2 आया। सो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया 2 and 1, ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको जनरली पता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप माइंड में कैलकुलेशन करो, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बाकी आपको पेपर थ्रूआउट पूरा सॉल्व करना होता है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा काम है कि इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट कहाँ पर प्लॉट करना है, जनरल प्रॉपरली पढ़ाई नहीं किया होता है, इसलिए आपको क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या है आपके। सपोज ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, जो भी है, यहाँ पर आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, ओके। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है x है, x डैश है, यहाँ पर y है, y डैश है, x x डैश y डैश 0। क्लियर। ये हो गया 0, ये पता है आपको सबको। क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आप सभी को पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल नंबर्स पॉजिटिव होता है, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होता है, यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, दोनों याद रखना है। अगर और दूसरा एक केस है कि पॉइंट अगर एक्सिस पे होता है तो x एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे क्या होता है। तो यहाँ पर एक आपका पॉइंट है 0 3 है, तो 0 3 कहाँ पर जाएगा, ये 0 x 0 है, y 3 है, तो 0 3 यहाँ पर आएगा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अगर 2 3 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, x दिया है 3, y 0 दिया है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक जस्ट 1 2 3, यहाँ पर है -1 -2 -3, यहाँ पर है -1 -2 -3 है, यहाँ पर 1 2 and 3 है। This is your coordinate basically system is there, and we are going to represent these points on the, or we are going to plotting this point. So 0 3 कैसे प्लॉट करने, फिर से एक बार देखो, मार्क हाथ से जाना नहीं चाहिए। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी पॉसिबिलिटी के आ सकते हैं, ओके। 0 3 पहला पॉइंट हमारा है 0 3, 0 x है और y 3 है, तो आपका ये पॉइंट हो गया 0 3। आपको लिखना है यहाँ पर 0 3 पॉइंट हमने प्लॉट किया है। तीसरा है 3 0, x एक्सिस पे 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पे जाएगा, यहाँ पर 3 0 है। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हमने पॉइंट्स प्लॉट किया है, तो हम बाय यूजिंग स्केल आपको ये पॉइंट्स क्या करने, एक दूसरे को कनेक्ट करना है, ठीक है। हमने ये लाइन बना दिया। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट लाइन, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको कैसे करेंगे, ये आपका 0 है -2 है, 0 -2 कहाँ पर आता है, अगेन एक्सिस पे आएगा, लेकिन y एक्सिस पे नीचे जाएगा। 0 x कोऑर्डिनेट है, y -2 है, तो यहाँ पर आएगा 0 -2 आपका पॉइंट है। सेकेंड है 2 1, 2 1 कहाँ पर आएगा, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2 और 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। तो इसको ऐसे आपको करना है और यहाँ पर लिखना है 2 1, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग स्केल, प्रॉपर स्केल का यूज करके आपको यहाँ पर करना है।
और आपने यहाँ कर लिया, आपको बोला है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब होता है कि सॉल्यूशन, आपको बहुत सारे बच्चे ये सब किया करते हैं प्रॉपरली और लास्ट में सॉल्यूशन लिखने भूल जाते हैं, तो उसका आधा 1 मार्क कट जाता है। सॉल्यूशन आपको लिखना है। देखो ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है। ये जो पॉइंट होगा, जो भी यहाँ पर होगा, आई डोंट नो कौन सा होगा प्रॉपरली, ये 2 है और यहाँ पर 1, ये 1 है, मतलब जो भी होगा 2 and 1 इज द सॉल्यूशन, आपको लास्ट में लिखना है। देयरफॉर 2 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा आप करेंगे तो आपको आउट ऑफ 3 से 3 मार्क मिलेंगे। नाउ अगर सेम क्वेश्चन अगर वो 3 मार्क के लिए पूछते हैं तो क्या करना है आपको, कैसे पूछेंगे, सॉरी 5 मार्क के लिए पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, बोलते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ए लाइन और ए लाइन ने ए वाई एक्सिस पे कुछ तो बाउंड किया है। अगर मैं ए रीजन को ऐसे बाउंड कर देता हूँ, ए अभी शेडेड रीजन हो गया, अगर वो बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल ने एरिया किया है उसको शेड करो और उसका एरिया फाइंड करो, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ए ट्रायंगल बन गया, आप इस पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, सपोज ए बी सी, जो आपको मर्जी आपको कोई भी दे दो, ए बी सी पॉइंट्स को हमने नाम दिया है। और आपको 5 मार्क के लिए आता तो मैं बोल रहा हूँ आगे का, वो बोलते हैं कि एरिया को शेड करो और उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करो। तो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने एरिया शेड किया, वाई एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको ए बेस तो पता है, ए बी सी आपका ए सी बेस है, हाइट के लिए आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो भी है आप परपेंडिकुलर डालो। और ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, आप मेजर करके भी कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक कितना, 1 2 3 4, मतलब ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो आपको बेस भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगा। यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज बाउंडेड टू द वाई एक्सिस। So in this way we can easily tackle or we can easily get the 5 marks also, 3 marks also। अगर 3 मार्क के लिए पूछते तो 3 मार्क मिलेंगे, 5 मार्क के लिए पूछते तो 5 मार्क आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो इस मेथड से आपको करना है, ग्राफिकली बहुत आसान है और बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप दैट आपको अगर एक क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी जो दूसरा मेथड यहाँ पर है, दूसरा मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो है अलजेब्राइक मेथड है, वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो सेकंड यहाँ पर जो मेथड है आपका है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड, अभी अलजेब्राइक मेथड में क्या है और क्या 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 करना है, कितने मेथड से हम यहाँ पर देखेंगे। देखो अलजेब्राइक मेथड मतलब अलजेब्राइकली हमको सॉल्व करना है प्रॉपरली, यहाँ पर ग्राफ का कोई यूज होने वाला नहीं है। अलजेब्राइकली करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 इक्वेशन होना चाहिए कंपल्सरी। दे आर गिविंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय दिस मेथड। सो देयर आर 2 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है सॉल्व करने के लिए। दूसरा मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है वेरिएबल को, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड। बोथ मेथड्स आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, जस्ट आई विल गिव द सिंपल एग्जांपल। मतलब कंसेप्ट क्या है, आपको टैकल कैसे करना है, इस टाइप के एग्जांपल आते हैं तो कोई भी हार्ड एग्जांपल, कोई भी वेरिएबल चेंज इधर उधर करके दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास हमेशा एक्स और वाई आएगा, पी क्यू आ सकता है, क्यू आर एस टी कुछ भी आ सकता है। वेरिएबल चेंज होने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो होना नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ भी वेरिएबल पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरिएबल होता है, वो चाहे ABC हो या XYZ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो 2 एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। अगर प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन किया जाता है तो वो करना है तो वही करना है आपको। अगर नहीं करना है तो अगर खाली दिया है सॉल्व, देन वी कैन यूज एनी मेथड फ्रॉम दिस अबाउट 2 मेथड्स। Now first suppose that example is given x plus, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। x प्लस वाई दिया है आपको 6 दिया है, ठीक है, और दूसरा दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 दिया है आपको। अभी एक आपके सामने एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन को अगर अलजेब्राइकली हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपरली लिखना है।
मतलब पहले अपन इक्वेशन आंसर, सपोज यहाँ से हमने आंसर स्टार्ट किया, इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशन है, दोनों मेथड में नंबर इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, वट एवर इक्वेशन यू आर गेटिंग। नाउ दो इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं। अभी पहला हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है या इन टर्म्स ऑफ y। अभी इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या होता है और इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है x को एक साइड रखो, बाकी उधर शिफ्ट करो, क्लियर। और इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या होता है कि y को एक साइड रखो, बाकी शिफ्ट करो। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मेरे को लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हुआ, ax प्लस वाई, आई एम राइटिंग नाउ इन टर्म्स ऑफ x। सो x इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू ए वाई है, ए प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 6 माइनस वाई। x क्या मिला आपको, 6 माइनस वाई मिला। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो भी आपने इक्वेशन x और y में लिखा है वो दूसरे इक्वेशन में जाके रीसब्स्टिट्यूट आपको करना है, तो आपको दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 सॉरी इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप पुट करो, 1 में लिखा है तो 2 में करना पड़ेगा, इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर x की जगह में हम क्या पुट करेंगे, 6 माइनस वाई। देयरफॉर व्हाट वी गेट, यहाँ पर x की जगह 6 माइनस वाई है, 6 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है आपका, क्लियर। ये आपका कितना है, 10 है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को क्या मिलेगा आपको, 6 माइनस वाई एंड माइनस, ये देखो माइनस वाई माइनस 2y, ये कितना हो गया माइनस 3y हो गया। तो यहाँ पर है 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आएगा, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। अभी इस 6 को यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4/3। तो y का वैल्यू आपको यहाँ क्या मिला है, माइनस 4/3। कोई भी वैल्यू आ सकता है, आपको खाली प्रॉपरली सॉल्व करना है। अभी जो y का जो यहाँ पर वैल्यू आया है, ये वैल्यू आपको कोई भी इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस 4/3 इन इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर है x, यहाँ पर y माइनस 4/3 इज इक्वल टू है 6। सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 6 है, ये 3 यहाँ पर जाएगा, 3x इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 3 6 18 हो गया। ये 4 फिर भी यहाँ पर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 18 प्लस 4 आएगा 22 आया। तो यहाँ पर x कितना आएगा, 22/3। तो ये सॉल्यूशन x का हो गया। मतलब आपको दो वेरिएबल्स के वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल गए, x इज इक्वल टू 22/3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अंडरस्टूड। वंस अगेन हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको x दोनों इक्वेशन दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई भी एक इक्वेशन आप इन टर्म्स ऑफ x लिखो या इन टर्म्स ऑफ y लिखो, बहुत सिंपल। तो अगर जो वैल्यू हम x का निकालेंगे उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, वही इक्वेशन में करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वही इक्वेशन से हमने निकाला तो वही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सिंपल है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पर निकाला है हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, क्लियर। और जो पुट करेंगे तो वेरिएबल तो सेम हो जाएगा, तो एक वेरिएबल को आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, एक वेरिएबल का मिलेगा जो वैल्यू, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी मिलेगा। सो इन दिस वे सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी सिंपल। 2 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन यहाँ पर पूछेंगे फिर भी आपको आना ही चाहिए और आता ही है जनरली। कोई इस चैप्टर में कोई भी बच्चों का मार्क्स जाता नहीं है, फिर भी आपको प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज द की इन सक्सेस। प्रैक्टिस जिसका अच्छा है उसको ही यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लेजीनेस होते हैं, लेजी मतलब प्रैक्टिस करते नहीं है प्रॉपरली।
आजकल बहुत बच्चों में ये देखने को मिलता है कि वो जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ना नहीं होता है। मैथ्स के लिए पेपर पेन लेके बैठना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन, 1-2 बार, 3, 4, 5 बार, जब तक आपको आता नहीं तब तक आपको सॉल्व करना है, तभी आप अच्छी तरह से वो कर पाएंगे एग्जाम में प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस इन मैथमेटिक्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज इन योर माइंड। नाउ दूसरा जो है एलिमिनेशन मेथड है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपको समझने के लिए। सपोज x + y आपको दिया है 6 दिया है या 10, सपोज यहाँ पर 10 लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन दिया है कि x - y = 6 दिया है। तो ये बोथ इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2। सो ये दो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर है, क्लियर। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करना है, कोएफिशिएंट तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो कोएफिशिएंट एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अभी दो केसेस यहाँ पर आता है। पहला केस है कि दो वेरिएबल, देखो यहाँ पर x और x, इसका साइन सेम है, +x है +x है, यहाँ पर +y है -y। अगर कोई भी वेरिएबल मेरे को अगर एलिमिनेट करना है तो उसका एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन है। तो x + y = 10 है, x - y = 6 है, क्लियर। तो दोनों इक्वेशन में दो मेथड है। एक तो अगर साइन सेम है, मतलब सभी का साइन सेम ही है, x + y 10 है, x + y 6 है, तो आपको डेफिनेटली वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर अपोजिट साइन आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, तो सिंपल है, पहला क्या करेंगे आप, एडिशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको अगर हम दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो x + y = 10 है और x - y = 6 है। इसको हमको ऐड करना है, a + y है -y है, तो ये क्या होगा, +y - y कैंसिल हो गए। x + x कितना होता है, 2x होता है, और 10 + 6 कितना होता है, 16 होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 आपका आएगा 16, मतलब x का वैल्यू कितना आया आपका, 8 आया। तो यही x का वैल्यू हम क्या करेंगे, बाद में रीसब्स्टिट्यूट जाके कहाँ पर करेंगे, आपके एनी इक्वेशन, जहाँ पर कोई इक्वेशन यहाँ पर दे, हर एक कोई भी इक्वेशन में आप जाके पुट करेंगे। तो पुट x = 8 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन नंबर ले लो, 1 में पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशन में 1 में पुट हम करते हैं तो आपको आता क्या है, देखो x + y आपका इक्वेशन 10 है, तो यहाँ पर x + y = 10 है। x की जगह हमको 8 पुट करना है, 8 + y = 10, और y हो गया 10 - 8, सो y कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो y = 2, x = 8। तो लास्ट में आपको एक लिखना है कि देयरफॉर x = 8 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। और आपको ये जाके क्रॉस चेक भी करना है कि क्रॉस चेक करने का मतलब क्या होता है, हमने जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो सेटिस्फाई इक्वेशन को करते हैं कि नहीं होता है। मतलब देखो, सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि ए आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ए राइट हैंड साइड है, LHS RHS। मतलब हमको एग्जाम में पता नहीं होता है कि हमका करेक्ट है या रॉन्ग है, कोई मतलब जल्दबाजी में कैलकुलेशन प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है। तो अगर आपके पास लास्ट में 5 मिनट्स बाकी है तो आप एक बार क्रॉस चेक करो वैल्यू को, x 8 है, y 2 है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, एक माइंड में करेंगे या जनरलाइज आपको कोई किधर भी कर सकते हैं। माइंड में करेंगे तो देखो x का 8 है और y का 10 है, 8 + 10 10 = 10 होगा। इसका मतलब हमारे जो वैल्यूज निकाले हमने वो बराबर है, करेक्ट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से आपको रीसब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि माइंड में इज इट वैल्यूज आर करेक्ट और रॉन्ग, मीन्स that whatever values we are already find that must be satisfy the given equation, then it is a solution। इसको हम बोलते हैं ना, solution का definition क्या है, solution of equation। कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो it must be satisfy the given equation। so that's why आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है कि आपको ये आता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आपको आएंगे, बहुत टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा डरना नहीं कि बिल्कुल एग्जाम इधर से पूछा नहीं, NCERT से पूछा नहीं, या कोई भी एग्जाम्पल देखो, कोई भी साइन चेंज करके या कोई भी नंबर चेंज करके खुद आप हजारों एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब कौन से मेथड से जाना है, कंसेप्ट क्या है,
सब्स्टिट्यूशन होता है तो इस मेथड का ही करना है, चाहे कोई भी आपको इक्वेशन दे दो। एलिमिनेशन से करना है तो आपको एलिमिनेट ही करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें करना होता है। तो हो गया ये अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड। आई होप दैट आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा और इसके आपके मार्क्स बिल्कुल लूज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है अभी इंपॉर्टेंट है कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। जो भी हमने इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं, तो एप्लीकेशंस आपको एक सीक्वेंस याद रखना है एप्लीकेशन के लिए। मतलब स्टेप्स क्या होते हैं, देखो वर्ड प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स, या उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशंस है। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इसके एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। रियल लाइफ के ऊपर बहुत बार पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% आते ही है। 5 मार्क के लिए आप पेपर निकाल के देखो, बहुत बार लीनियर इक्वेशन के ऊपर या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस वहाँ पर रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर रहेंगे। बाद में वीडियो में बनाने वाला उसके ऊपर हम देखेंगे। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम टैकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट 2-3 स्टेप्स याद रखो। 2-3 स्टेप्स क्या क्या करने हैं आपको। पहले तो देखो, मैं एग्जांपल तो यहाँ पर लेने वाला नहीं हूँ। एग्जांपल बहुत मतलब इतना टाइम नहीं कि एग्जांपल पूरा एक एक सॉल्व करके हम बैठे, तो हम रिवीजन प्लस क्या क्या ट्रिक्स हमको यूज़ करने, क्या क्या याद रखने हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करें। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए पहला चीज़ होता है कि आपका जो माइंड है बहुत शांत है। पहली चीज़, योर माइंड मस्ट बी वेरी मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे रीड करना है। यू मस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, कोई के कुछ छोटे होते हैं, जनरली 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता ही है। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है, चाहे एपी का हो, क्वाड्रेटिक का हो, या इसका हो, या पॉलिनोमियल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से आपको 5 मार्क दे के जाता है, जिसका माइंड वहाँ पर प्रेजेंट माइंड है और शांत माइंड है। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना जल्दी बिल्कुल नहीं कि आपको ख़त्म करके निकलना है 2.5 घंटे का पेपर, 3 घंटा आपको प्रॉपर मिलता है। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज आपको यहाँ पर करना है। क्लियर? तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली 3 टाइम्स 4 टाइम्स वॉट एवर टाइम यू वांट टू टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है। सेकेंड है, आपको जो पूछा है आपको फाइंड करने के लिए पूछा है, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या बोला है आपको पूछने के लिए, क्या मतलब बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड द एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन, ऐसे क्वेश्चन जनरली है। स्पीड ऑफ द बोट है, ट्रेन है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाएंगे। तो आपको वो पहले समझना है। क्वेश्चन रीड किया, सेकंड स्टेप है आपको समझना है, मतलब पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उसको हमको एनालाइज करना है। जो पूछा है उसको हम वेरिएबल्स में, मतलब उसको वेरिएबल्स देने हैं आपको। मतलब सपोज सन का एज है या फादर का एज है या कोई भी ऐसे दो टर्म्स में भी दिया है। यहाँ पर हम लीनियर, अभी एग्जाम में ऐसे बताया नहीं जाता कि सॉल्व दिस बाय वर्ड प्रॉब्लम बाय लीनियर, ऐसा नहीं होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने आपके टर्म्स पूछे हैं, क्या क्या है, कितने आपके वहाँ पर आइटम्स है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर एक ही सिंगल यहाँ पर कंसेप्ट मतलब होता है, या फाइंड द सन एज, फाइंड द दोनों का एज, तो वेरिएबल्स आपको उस हिसाब से देना है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फर्स्ट सेकंड आपको डिसाइड करना है कि आपको पूछा क्या है आपको, और जो पूछा है उसी हिसाब से आपको इक्वेशन को वेरिएबल्स देना है। कोई भी वेरिएबल्स का नाम दे दो, एक्स वाई जेड है आपके पास, 2 ही है हमारे पास, एक्स वाई दे दो, पी क्यू दे दो, ए बी दे दो। आपको आपने जिस थ्रू आउट ईयर प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से आप दे दो। कोई कंपल्सन नहीं कि एक्स वाई ही देना है। एनी वेरिएबल्स आपके मन के कोई भी हो सकते हैं। तो क्वांटिटी कितना पूछना है, वहाँ पर हमेशा 2 क्वांटिटी पूछेंगे, ये आपके इसमें इस चैप्टर में, ठीक है। तो लीनियर 2 वेरिएबल, इसलिए एक्स और वाई, पी क्यू ए बी, एनी वेरिएबल्स। फोर्थ आपका स्टेप इसमें क्या रहेगा, आपने डिसाइड किया, रीड किया, ये सब किया, वेरिएबल्स हमने डिनोट किया, इसका है, इसका एक्स है, इसका वाई है। अभी फिर से एक बार देखा है, हमेशा 2 कंडीशंस दिया जाता है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, 2 कंडीशन होंगे। क्लियर? क्वाड्रेटिक में भी 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले आपको लीनियर में हम पढ़ रहे हैं तो लीनियर का 2 कंडीशंस आपको देखना है। पहला पार्ट पढ़ना है,
पहला पार्ट पढ़ेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन। तो उसमें वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो वर्डिंग किया जाता है, मतलब अबव के लिए क्या यूज़ करना है, बिलो के लिए क्या, ये ऐसे जो वर्ड है, ये वर्ड अबव बिलो, अबव के लिए प्लस है, बिलो के लिए माइनस है, ठीक है। इज जो वर्ड होता है, इज के लिए क्या होता है, इज इक्वल टू हम यूज, मतलब सन्स एज इज 4 टाइम्स मोर देन द फादर्स एज। अगर ऐसा पूछा है तो मतलब अगर आपने सन का x किया है तो और फादर का y किया है तो क्या आएगा, सन्स एज इज 4 टाइम्स मोर देन द फादर्स एज, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 4 टाइम्स मोर देन द फादर्स एज। फादर एज कितना दिया है, y दिया है, 4 टाइम्स दिया है, तो 4 मोर देन द फादर सेज, ऐसा मैंने बोलता है 4 मोर देन। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंप्लिसिटी होते हैं ऐसे क्वेश्चन इतना। तो मतलब ये ऐसे वर्ड है जो टेक्निकल वर्ड जो यहाँ पर हम बोलते हैं, तो ये टेक्निकल वर्ड आपको याद रखने हैं। इज इक्वल टू, इज के लिए इज इक्वल टू होता है मोर देन, मतलब मल्टीपल में 3 टाइम्स, मतलब एक वर्ड आता है टाइम्स, 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है ये मल्टीपल में होता है, जैसे कि मल्टीपल। मोर देन का मतलब होता है प्लस, लेस देन का मतलब होता है माइनस। ए जैसे आपने ऐसे जो टेक्निकल वर्ड्स है तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा तो आपको लिखना है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन भी आपको ऐसे ही फाइंड करना है। इक्वेशन इसको 1 देना है, सेकंड इक्वेशन जो भी है तो प्रॉपरली आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आधा क्वेश्चन हो गया आपका, आधा क्वेश्चन में फिर से एक बार जाओ, रीड करो, सेकंड इक्वेशन प्रॉपर दिया होता है तो क्वेश्चन बनाओ। तो पहले इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन आपका हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको 2 इक्वेशन जिसको बनाना आता है वो आगे बिल्कुल रुकेगा नहीं, बिकॉज उसको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन थॉरली और वेरी केयरफुली 3 टाइम्स, व्हाटएवर इतना आपको जितना लगता है आप पूछ, और शांति से पढ़ना, ऐसा नहीं कि स्पीड से जाना है आपको। तो हमेशा शांति से क्वेश्चन पेपर पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझो, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। या मैं उसको बहुत बार बोलता हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका मतलब क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वो क्या कहने चाहते हैं, एग्जाम्पल वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पूछा है, टू फाइंड, ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। जो टू फाइंड करना है इस हिसाब से आपको वेरिएबल्स देने हैं, वेरिएबल्स के हिसाब से फिर से क्वेश्चन को फर्स्ट कंडीशन रीड करना है और इस सेकंड कंडीशन में। तो ये फ्लो चार्ट आपको मेंटेन करना है। कोई भी इक्वेशन, जब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, दिस फ्लो चार्ट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, क्लियर। सो दिस इज द thoroughly we are going through this chapter। ये इसके हिसाब से आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा याद रखो, 5 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्या पूछा है वो जानना है, उसके बाद वेरिएबल्स को असाइन करना है और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को करना है प्रॉपरली। और इक्वेशन अगर हो गया तो आप सब्स्टिट्यूशन से करो या आपके एलिमिनेशन से करो, कोई भी मेथड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हिसाब से आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। सो ये हो गया, ये पूरा चैप्टर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, हमने क्या देखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने लिया आज चैप्टर पढ़ने के लिए। उसमें हमने डेफिनेशन देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म देखा है। जनरल फॉर्म होता क्या है, ax + by + c = 0 है। अगर 2 इक्वेशन है तो ये आपके 2 फॉर्म है, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको ये चेकआउट करना है। थर्ड है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्या होता है, जो x और y के वेरिएबल्स है, इसके वैल्यू, जो x और y के वेरिएबल के जो वैल्यू है, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्लियर। तो मेथड फॉर द सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन हमने उसके बाद डिस्कस किया, मेथड्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो देयर आर 2 मेथड्स, ग्राफिकली एक है और 3 मेथड्स है, और अल्जेब्रिकली 2 है, जो अल्जेब्रिकली यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली आपको रेशियो ऑफ द जो कोएफिशिएंट्स है, जो यहाँ पर a1/a2 हमने लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है ध्यान से। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइन, डिपेंडेंट लाइंस कब होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट लाइंस कब होती है, मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने फाइंड, ऑलवेज बहुत बार आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि फाइंड के इफ द लाइंस आर
हैविंग ए इनफाइनाइट सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन, ऐसे पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, वो एक ग्राफिकल का एक पार्ट हो गया कि लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका है कि ग्राफ में ही हमने ये देखा है कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है इसको। तो टेबल आपको बनाने हैं, 2 टेबल जो सॉल्यूशन के आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के टेबल है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे देने मैंने अभी डिस्कस किया है, तो मैं बताऊंगा नहीं ये बार बार। ठीक है, ये हो गया आपके। तो पहले उसको प्लॉट करना है, नाम देना है पॉइंट को, जहाँ पर यहाँ पर 0, 3 वगैरह दे, प्रॉपरली आपको नेमिंग यहाँ पर करके लाइन बनाना है, प्रॉपर स्केल का यूज करना है। और उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है ग्राफिकल मेथड में, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मेथड्स फॉर सॉल्विंग अलजेब्राइकली, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में एक इक्वेशन को एक वेरिएबल में लेके आना है और उसमें दूसरे सब्स्टिट्यूट करना है, कोई भी इक्वेशन हो, मेथड यही है, बहुत सिंपल है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना होता है वेरिएबल्स। अगर साइन चेंज है, साइन अपोजिट साइन है, प्लस माइनस है, तो एडिंग एनी 2 इक्वेशन करना है, और साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। बहुत सिंपल वे से एलिमिनेट करके आप जो वैल्यू आपको मिला है वो आगे के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू मिल सकता है और मिलता है। और दूसरा हमने लास्ट में यहाँ पर देखा है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है और एप्लीकेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वो कैसे टैकल करना है मैंने आपको ट्रिक बताया है। और यही ट्रिक है, उसके शॉर्टकट कोई नहीं होता है वर्ड प्रॉब्लम में। शॉर्टकट का अगर करेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को रीड करना है, केयरफुली करना है, क्या पूछा है आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली। रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स है। बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल वर्ड्स समझ में नहीं आता है और इतने सिंपल क्वेश्चन इसमें इजीली पूछते हैं, और इक्वेशन ना बनाने के बावजूद यहाँ पर 5 मार्क लूज कर देते हैं। तो ऐसा है प्रॉब्लम, तो ऐसा करना नहीं है। अगर आप 2 पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी से उसको वेरिएबल असाइन करो, आपकी जो इच्छा है, कोई भी x y जनरली अच्छे है, वेरिएबल्स असाइन करो। उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन में आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है। जिसने थ्रू आउट द ईयर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए, उनके लिए कोई भी इश्यू होने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसे बच्चे जिसने कुछ भी देखा नहीं है, तो यही मेथड का इस्तेमाल करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखो, कोई भी जो स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट या कम या ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने सबको सेम ब्रेन दिया है, ऐसा कोई नहीं कि किसी को कम दिया है। सवाल खाली है कि कौन कंसिस्टेंटली एफर्ट मारता है, कौन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, डेली प्रैक्टिस कौन करता है, रिजल्ट उसी को आता है। तो टॉपर्स बनने के लिए कुछ ऐसा इतना दिमाग होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बच्चे टॉपर्स होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये होगा एक पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि मैं दूसरा 2 चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा। आगे मैं आपको वीडियो हमारे सीरीज़ में वीडियो इस 10 तारीख के 9 तारीख तक हम पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।